Good morning all of you, and once again welcome back to our video lecture class. As we going to continue our chapter number 2, People as the Resources, from economics part of SST. Today's topic is economic activity by man and woman. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities have been classified into three main sectors: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 6 क्लासेस में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्राइमरी sector include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. तो ये भी हमने पढ़ा था. जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज होंगी, जॉब्स, वो सारे किस में आएंगे? प्राइमरी में. हमने पढ़ा है. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज, ये सारी किस में आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में. यानी हम इसमें चेंजेस करके, नेचुरल चीज में चेंजेस करके, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था पहले भी आपको कि एक जैसे नेचर से हमें क्या मिला? वुड. और वुड को अगर हम कट करके फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं या अदर गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग. आई होप हमने शायद डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर क्या क्या होते हैं. ये 10th में भी थोड़ा रिपीट होगा आपका इकोनॉमिक्स पार्ट में, याद रखना है आपको. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. सर्विस जितनी भी टाइप की होती है सारी इसमें आएंगी. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add values to the national income. ये एक्टिविटीज क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं, और प्रोडक्शन करने से क्या होता है? ये नेशनल इनकम में अपनी वैल्यू को ऐड करती हैं. These activities are called economic activities. इसलिए इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं: market activities and non-market activity. Market activities involve remuneration to anyone who perform activity performed for pay or profit. Market activity का मतलब ये कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसे के लिए या प्रॉफिट के लिए कमाई जाती है, करी जाती है. These include प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. तो इसके अंदर गुड्स, सर्विस, इनका प्रोडक्शन करना और गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसके अंदर ही आती हैं. नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. नॉन मार्केटिंग में भी प्रोडक्शन आता है, लेकिन वो प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं? सेल्फ कंजप्शन के लिए, यानी अपने खुद के लिए ही. नीचे पिक्चर्स देख सकते हैं आप. इस पिक्चर में तीनों के बारे में बता रखा है. एक तरह से ये हमारे तीनों एक्टिविटीज को बता रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को. इसमें लिखा हुआ देखिए पिक्चर के थ्रू: बेस्ड ऑन द पिक्चर कैन यू क्लासिफाई दीज एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर. अभी मैंने बताया तीनों सेक्टर, तो आप कर सकते हैं इसको क्लासिफाई. See the question: how Japan, a small nation, has become rich and developed. कल हमने जापान वाला पैराग्राफ पढ़ा था कि जापान कैसे एक पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री बना. कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. कल भी हमने पढ़ा था कि जापान ने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया था. सेकंड पॉइंट है, जापान हैज इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. जापान के लोगों ने पीपल्स में इन्वेस्ट किया था, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर. These people have made efficient use of other resources like land and capital. जैसा हमने पहले पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट होता है दूसरे फिजिकल कैपिटल से,
क्योंकि ह्यूमन कैपिटल उसे फिजिकल कैपिटल को यूजेबल बनाता है। तो यहाँ पर भी ये कहा है कि पीपल्स ने अपने एफिशिएंट्स को यूज़ किया और दूसरे रिसोर्सेस लाइक लैंड कैपिटल को यूजेबल बनाया। थर्ड पॉइंट है एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी evolved by people have made these countries rich and development। लोगों के अंदर एफिशिएंसी थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाया और इससे क्या हुआ, ये कंट्री रिच और डेवलप्ड बन गए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे अभी पढ़ा हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए। ऑल द एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर डिफाइन आया इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अब इसे यूज कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो फ्लो करती हैं, हेल्प करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी के अंदर, ये कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज एक्टिविटीज हो एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये एक्टिविटीज नेशनल इनकम में अपनी वैल्यूज को ऐड करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी टू पार्ट्स होते हैं, मार्केटिंग, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था आपको ये। जैसे इन्होंने बताया मार्केट एक्टिविटी क्या होती है, प्रॉफिट्स के लिए होती है, और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी किसके लिए होती है, सेल्फ कंजप्शन के लिए। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। These can be consumption and the processing of primary products। इसके थ्रू हम कंजप्शन करते हैं और प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग करते हैं। एंड ओन अकाउंट्स प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, और अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड एसेट का। These can be consumption and processing of primary products and own account production of fixed asset। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा था। एक्टिविटी, विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, आस्क योर नेबर व्हाट इज देयर प्रोफेशन, इन विच ऑफ द थ्री सेक्टर विल यू कैटेगराइज देयर वर्क, से वेदर दीज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विलास सेल्स fish in the market, village market. Vilas cook food for his family. Sakal work in private firm. Sakal look after his younger brother and sister. I hope ये जो लाइंस बताई हैं वर्क के बारे में, आप इन एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बताया है। जितना प्रैक्टिकली वर्क करेंगे आंसर्स उतने अच्छे बनेंगे आपके। तो मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेकिंग आंसर्स, अच्छे आंसर्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स यूज करिए। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। Women generally look after domestic chores and men work in the field. Sakal's mother Sheila cooks food, clean utensils, washes clothes, clean the house and look after her children. Sakal father Bhuta cultivates the field, sell the produce in the market and earn money for the family। तो ये एक जनरल बात है, आप अपनी फैमिली में भी ऑब्जर्व करते हैं कि पापा बाहर कमाते हैं और मम्मी घर पे काम करती हैं, और विलेज एरिया में भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और सकल के एग्जाम्पल से भी ये आपको परफेक्ट लगता है। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला को पैसा नहीं मिलता जो अपनी फैमिली के लिए देखभाल करती है। भूटा अर्न मनी विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली। भूटा को पैसा मिलता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करता है पैसा। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन्स जो अपने घर में काम करती हैं उन्हें पैसा नहीं मिलता है जो वो सर्विस देती हैं। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन करती हैं घर की देखभाल, वो नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाता क्योंकि उसके लिए मनी नहीं दिया जाता। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश।
गीता गीता की मम्मी गीता जो विलास की मम्मी थी फिश को बेचती है तो उसे पैसा मिलता है। दस वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। और यहाँ ये पता चलता है कि जब वुमेन्स लेबर मार्केट में काम करती हैं यानी बाहर घर से बाहर काम करती हैं तो उन्हें पैसा मिलता है। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। जो उनकी अर्निंग है वो मेल के यानी मेल से कंपेयर करते हुए उसके बेसिक्स एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन ने एक अच्छी हेल्प करी है जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ इन द मार्केट। एजुकेशन एक डिटर्मिनेंट का काम करता है, एजुकेशन और स्किल, जिससे इंडिविजुअली हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक इंजीनियर और या आर्किटेक्चर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसके कंपैरेटिव जो लेबर होता है उसे कम पैसे मिलते हैं। A majority of women have mediocre education and low skill formation। यानी हम देख सकते हैं कि वुमेन्स का पीछे रहने का एक मेन रीज़न भी ये है कि उनके पास में एजुकेशन कम है और उनके पास में स्किल फॉर्मेशन भी कम है। वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन। अब क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, जैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी कहा था आपको कि वुमेन्स को पैसा कम क्यों दिया जाता है, क्या रीज़न हो सकते हैं। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। अधिकतर वुमेन वहां काम करती हैं जहां पर उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मे एग्री। उनकी एक्टिविटीज को लीगल प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। इस करेक्टर में बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जिन सेक्टर्स में वुमेन्स काम करती हैं वहां पर क्या होता है, इरेगुलर होता है और लो इनकम होती है। वो काम इरेगुलर है यानी कंटिन्यू नहीं मिलता उन्हें काम, और उनकी इनकम भी कम होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सेक्टर्स में आपको ये भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। मैटरनिटी लीव मतलब जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी वहाँ पर नहीं मिलती। चाइल्ड केयर के लिए भी उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी उनके पास नहीं होता है। However, women with high education and skill formation are paid at par with the man। ये कह रहे हैं कि जो हाई स्किल्ड एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं उन्हें मेंस के बराबर ऑलमोस्ट पेमेंट मिलती है। अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दैम द मोस्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा इन्हें टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब that need high level of scientific and technological competence। Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career। यहाँ बता रहे हैं कि कुछ वुमेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाती हैं, सर्विसेज सेक्टर में जाती हैं और कुछ साइंस में जाती हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में जाती हैं। अब आप पूछ सकते हैं अपने सिस्टर से या अपने क्लासमेट से कि आप कहाँ क्या जॉब करना पसंद करेंगी। माई नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपनी पॉपुलेशन में कैसे क्वालिटी लेके आएंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। यह बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पर, हेल्थ ऑफ पर्सन्स इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो से। अब बताएंगे आगे एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या होता है। स्किल फॉर्मेशन यानी अपने अंदर कुछ टैलेंट को मतलब इम्प्रूव करना। एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ही डिसाइड करती है कि कंट्री की ग्रोथ रेट क्या रहेगी। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। इलिटरेट यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हेल्दी नहीं है, वो पॉपुलेशन क्या है, इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी है यानी जिम्मेदारी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट।
लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन क्या है, एक एसेट है। एसेट यानी हम कह सकते हैं ये हमारी एक पावर है। जैसे हम चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं, चाइना है, जापान है, तो ये जो इनकी पॉपुलेशन है ये इनके लिए एक एसेट है, यानी इनकी पावर का काम करती है और ये ग्रोथ में आगे बढ़ाती कंट्री को। फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं हम एजुकेशन। सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी। सकल एजुकेशन, सकल की स्टोरी याद है आपको, हमने पढ़ी थी। सकल ने पढ़ाई करी थी, उनके पेरेंट्स ने उनको लोन लेकर भी पढ़ाया था ताकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके। तो सकल ने जो अपनी इनिशियल ईयर्स में यानी जो बचपन में उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया था, बहुत ध्यान दिया था पढ़ाई पर, तो आपको भी बहुत ध्यान देना है। और उससे उसको फ्रूट क्या मिला, गुड जॉब मिली और सैलरी भी अच्छी मिली। ही सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। उसने देखा कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी ग्रोथ में। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of space setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational stream have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.3% in 2013-14 BE. सकल के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, सकल ने एजुकेशन लिया और उसने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया और उसने अपनी फैमिली का भी बैकग्राउंड अच्छा किया, उसने कमाया बहुत पैसा और सोसाइटी के लिए भी उसने बहुत सारे काम किए। तो यहाँ पर क्या एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मिल रहा है हमें, स्कूल। यहाँ पर फिर पिक्चर देख सकते हैं स्कूल चिल्ड्रंस की। इस पैराग्राफ में भी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दे करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें नवोदय विद्यालय का एग्जाम्पल दिया है डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है 5th क्लास के बाद में और 8th क्लास के बाद में। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, बच्चे यहाँ पर वहीं पर स्टे करके पढ़ते हैं और वहाँ के एजुकेशन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, जिससे वो आगे जाके अच्छी ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छे जॉब फील्ड में जा सके। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, यहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, जीडीपी को ग्रोथ बढ़ाई है। सी दिस ग्राफ, लिटरेसी रेट इन इंडिया, शोइंग द ग्राफ 2011 तक। इंडेक्स में लिखा हुआ है ब्लू कलर फॉर पर्सन, मैरून कलर मेल के लिए एंड येलो कलर फॉर फीमेल। इन चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है, ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट एंड precious national resources which needs to be cherished, nurtured, and developed with tenderness and care coupled with dynamism. ये कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारे लिए एक पॉजिटिव एसेट है, उसे हमें हमारे नेशनल रिसोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये उसको चेरिस्ट करना पड़ेगा, यानी उसे देखभाल करनी पड़ेगी, नरिस्ट करना पड़ेगा, यानी उसकी हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस देने पड़ेंगे, खाना देना पड़ेगा। एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस, यानी उसको डेवलप करने के लिए हमें बहुत ध्यान से केयरफुली उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कपल्ड विद डायनिज्म, उनके लिए सिस्टम पैदा करना पड़ेगा जिससे उनके स्किल्स इंप्रूव होते रहें। ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट. The catalyst action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. कैटलिक एक्शन का मतलब होता है हमें इस पे एकदम तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि कॉम्प्लेक्स है और हमें
डायनेमिक ग्रोथ प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे और उसमें प्लान करना पड़ेगा मिटिशियसली, यानी ध्यान दे करके, बहुत केयरफुली और सेंसिटिवली भी। तो उससे हमें क्या मिलेगी, एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी पॉपुलेशन की। लेट डिस्कस स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ को स्टडी करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा आप। जैसे पूछा है कि हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951, क्या लिटरेसी रेट बढ़ी है 1951 से? सी 1951 एंड 2011 तो इंक्रीज हो रही है। आंसर इज यस। सो स्टूडेंट्स, यू कैन गिव द आंसर्स एंड स्टडी द ग्राफ। एक्टिविटी बता रखा है, इसमें कहा रखा है कि आप काउंट करें आपके क्लास में कितने बॉयज़ एंड कितने गर्ल्स हैं को एजुकेशन में, और या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करें, उनसे पूछें कि हमें डाटाज दें गर्ल्स एजुकेशन और बॉयज़ एजुकेशन का। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि गर्ल्स कम है और बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। Budgetary estimate. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11। इसमें देख सकते हैं 18% बढ़ा है 1951 से, 74 हो गया है ये in 2010-11 में। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their high right properly। लिटरेसी कह रहे हैं कि ये एक राइट नहीं है, बल्कि ये एक सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी ड्यूटी है, इसके लिए ताकि आप अपने राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय कर सकें। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इन इज नोटिस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि हमें डिफरेंस बहुत दिखता है सोसाइटी के अंदर, सेक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट। लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल एंड इट इज अबाउट 16.1 higher in urban areas as compared to the rural areas। यहाँ बता रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो है मेल का 16.6 है, जो कि हाई है वुमेन से, और वुमेन्स का कितना है 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू द रूरल। अगर रूरल को हम कंपेयर करें तो ये 16.1 है। इन 2011 लिटरेसी रेट वेरी फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। अगर ये हम कंपेयर करें कि केरला में 94% लिटरेसी रेट है और बिहार में 62 है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 7.68 लाख इन 2004 एंड 5। ये कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स जो बने हैं वो 7.68 लाख हैं 2004-5 में। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। ये बता रहे हैं कि ये क्या है, पुअर स्कूलिंग सिस्टम है जिसके कारण से लोग अपने स्कूल को छोड़ रहे हैं, जैसे ड्रॉप आउट रेट्स कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। सर्व शिक्षा अभियान एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जिसके थ्रू एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को जो कि 6 to 14 तक ईयर्स के हैं। 2010 में स्टार्ट हुआ था। It is time-bound initiative of the central government in partnership with the state, the local government and the community for achieving the goal of universalization। ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड होना चाहिए गवर्नमेंट का अपने पार्टनरशिप से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल का स्टेट से और लोकल गवर्नमेंट का अपनी कम्युनिटी से, तभी जाके हम ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन का हम गोल अचीव कर पाएंगे। Along with it, bridge courses and back to school camp have been initiated to increase द एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, बैक टू स्कूल कैंपेन चालू किया गया है जिससे स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़े। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status। मिड डे मील के थ्रू, ये स्कीम के थ्रू लोगों में encouragement किया गया है ताकि अटेंडेंस बढ़े, रिटेंशन चिल्ड्रंस आगे आए, वापस से स्कूल को ज्वाइन करें और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी सुधरे। These policies could add to the literate population of India। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि literate education बढ़ेगी। The 11th plan endeavored to increase the enrollment in higher education of 18 to 23 years age group to 15% by 2011-12 and to 21% by 12th plan। यहाँ पर कुछ डाटास दे रखे हैं। The strategy of focus on the increasing access, quality, adoption of
State specific curriculum modifications, vocationalization and networking on the use of information technology. तो एक स्ट्रेटेजी लगाई गई है जिससे एक्सेस किया जाए, क्वालिटी और एडॉप्शन, स्टेट स्पेसिफिक कुरिकुलम में चेंजेस किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए, वोकेशनलाइजेशन किया जाए, नेटवर्किंग बढ़ाई जाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाए. द प्लान आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन. इसके अलावा इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन का प्लान भी फोकस किया है. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंट, जिससे फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंट एजुकेशन दी जा सके. एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओवर द पास्ट 50 years there has been a significant growth in the number of universities and institutions of the higher learning in the specialized areas. Let us read the table to see the increase in the number of college universities, enrollment of students and requirement of teachers since 1951 to 2011, 12, 2013, 12-13. तो यहाँ पूरे डाटाज हैं, इसके थ्रू एजुकेशन में जो भी चेंजेस लेके गए हैं उसके बारे में बताया गया है. लेट्स सी द टेबल. So students, I am going to end this video. I hope you have got the point. Education, it is all clear to you. What are the steps taken by the government to increase the literacy rate? इस तरह क्वेश्चंस आप करिएगा ताकि आपके नोट्स कंप्लीट रहे. So keep smiling, stay healthy and bye.